अभी तक जहाँ तक आपको बता चुके हैं उससे आगे बढ़ेंगे और पूरा नोट्स को क्लियर करके हम आपको टेस्ट के जरिए इसको क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। तो ये सीटेट के लिए यदि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं दिसंबर में, तो आप जुलाई में जो है ना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यदि आप पूरे चीज़ को एनालिसिस अच्छे से और अच्छे से पढ़ लें तो। चलिए हम स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन को समझते हैं। ये स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इवैल्यूएशन के कौन-कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है? इवैल्यूएशन इज़ डन थ्रू ए सिस्टमैटिक अप्रोच। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपके नेगेटिव और पॉजिटिव जब पूछेगा तो ये पूछेगा कि ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है या नॉट सिस्टमैटिक अप्रोच है। तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, आपको ये बात ध्यान रखना है। डिटरमाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन है उसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्य को डिटरमाइन करना पड़ता है, मतलब पहचानना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद है ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। उसके बाद हम लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर उसके बाद मीजर बिहेवियरल चेंज। मीजर मतलब हम मापेंगे बिहेवियरल चेंज को और उसका परफॉर्म टेस्ट करेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा इवैल्यूएशन स्टेप में आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि विच आर नॉट इवैल्यूएशन स्टेप, या इवैल्यूएशन स्टेप है या नहीं है, ऐसे करके पूछे जाते हैं। तो अंग्रेजी में आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, एक्सपीरियंस आते हैं और आपको बिहेवियरल चेंजेज आते हैं और लास्ट में आपका परफॉर्म टेस्ट होते हैं। तो आशा करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। आइए हम चलते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जिसको हम एसबीए बोलते हैं। एसबीए को समझते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है। दिस फॉर्म ऑफ असेसमेंट इज परफॉर्म एट द स्कूल लेवल बाय टीचर्स एंड एजुकेटर्स। मतलब टीचर और एजुकेटर्स दोनों के द्वारा ये परफॉर्म होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट में कौन परफॉर्म करते हैं, मतलब किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो एजुकेटर और टीचर दोनों ही परफॉर्म करते हैं। और किस लेवल पर, तो स्कूल लेवल पर। इस बातों को ध्यान रखना है। इट इज चाइल्ड सेंटर एंड मल्टी डायमेंशनल। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये बच्चे आधारित हैं, जिसको हम चाइल्ड सेंटर्ड कहते हैं, ठीक है? चाइल्ड सेंटर्ड होने का मतलब है छात्र आधारित होना, ठीक है? ये इसकी प्रॉपर्टी है। और मल्टी डायमेंशनल, इसके डायमेंशनल मल्टी होंगे, एक नहीं, मतलब एक दिशीय नहीं, बहुदिशीय होंगे, ठीक है? दस इस प्रकार इट इम्प्रूव द सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो इसमें, इसलिए इसमें जो है ना डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं, सोशल डेवलपमेंट होंगे, फिजिकल डेवलपमेंट होंगे, इमोशनल डेवलपमेंट होंगे और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होंगे। मतलब इसमें सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और बुद्धियात्मक, ये सारे डेवलपमेंट इसमें होते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि जब हम क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, मतलब स्कूल बेस्ड असेसमेंट का, तो आपको ये सारे डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इट इम्प्रूव ए गुड आइडिया टू टीचर। ये एक शिक्षा को इम्प्रूव करता है, अच्छे विचार को इम्प्रूव करता है अबाउट व्हाट द चिल्ड्रन हैव लर्न। मतलब बच्चे को क्या सिखाया जाए, इसको इम्प्रूव करने में स्कूल बेस्ड असेसमेंट कारगर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाउ दे आर लर्न, कैसे सीखे, किस तरह सिखाएं, व्हाट डिफिकल्टी दे फेस, क्या क्या परेशानियां वहां पे हो सकती है, व्हाट देयर इंटरेस्ट आर, क्या उनकी रुचियां हो सकती है, एंड सो ऑन। मतलब इस तरह की बातें वहां पे आपको स्कूल बेस्ड असेसमेंट में देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं कि इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये असेसमेंट अंग्रेजी में आपको याद रखना पड़ेगा, हिंदी में याद रखिएगा तो आप हिंदी का पैडागोगी सही कीजिएगा। अंग्रेजी का अगर करना है तो आपको अंग्रेजी में याद, क्योंकि वहां पे इंग्लिश आपको सही करना है, कम से कम 15 से 20 मार्क्स लाना है, तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो रीडिंग स्किल आपको अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उसको पढ़ पाए, और उसके बाद समझने के बाद मैंने बता ही दिया है, ठीक है? आशा करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। टाइप ऑफ असेसमेंट, अगर हम असेसमेंट की बात करें तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेसमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो असेसमेंट के टाइप फॉर्मेटिव और सुमेटिव दोनों होते हैं। हालांकि हम ऑलरेडी इसको लिखा चुके हैं, लेकिन इसको पूरी एक जगह हम बता रहे हैं ताकि आप इसको देखकर बार बार रिवाइज कर सकते हैं और अपने अंग्रेजी के स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। 15 से 20 तक आप ला सकते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होगा डन ड्यूरिंग टीचिंग इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। जिस समय हम टीचिंग करा रहे हैं, जैसे अभी करा रहे हैं, इसी समय अगर हम चाहे कुछ असेसमेंट करना, तो ये असेसमेंट एक प्रकार का फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि ड्यूरिंग टीचिंग असेसमेंट इज कॉल्ड डैश करके आपसे आप पूछा जाएगा, तो वहां पे फॉर्मेटिव आप असेसमेंट लगा सकते हैं। इट इज बेस्ट असेसमेंट और वे टू नो अबाउट चिल्ड्रेन। बच्चे को जानने का ये सबसे अच्छा असेसमेंट है। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। यहाँ पे हम अंग्रेजी में ही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको एग्जाम अंग्रेजी में अगर देना होगा तो अंग्रेजी हमको आनी चाहिए। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। आइए हम समझते हैं सुमेटिव असेसमेंट। सुमेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि ये असेसमेंट जो होता है डन द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के अंतिम में जो परीक्षा होगी वो आपका सुमेटिव असेसमेंट होगा और कॉल्ड सुमेटिव असेसमेंट इसी को ही कहा जाता है। तो हमको ये प्रॉपर्टी याद रखना है, एंड ऑफ द ईयर जो होगा वो कैसा असेसमेंट होगा, तो सुमेटिव होगा। आशा करते हैं इस बात को आप दोनों बात को समझ गए होंगे। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव
इवैल्यूएशन, एक सीसीई होता है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है सीसीई क्या होता है, क्योंकि कभी-कभी शॉर्ट में आपको पूछे जा सकते हैं। तो या आप डीएलएड के फाइनल एग्जाम देने जाएँगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये प्रश्न आपके लिए दोनों जगह कारगर हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान कर लीजिए, अच्छे से अंग्रेजी को बढ़िया से पढ़ लीजिए, ताकि जो अंग्रेजी का जो आप डीएलएड में फाइनल एग्जाम देंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सारे शब्द देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो कंटिन्यूअस and comprehensive evaluation refer to a system of a school based evaluation of students that covers all aspect of students development। मतलब जो ये जो comprehensive evaluation होता है, ये क्या क्या रिफर करता है, इसे क्या रिफर होता है? तो इससे रिफर होता है सिस्टम ऑफ ए स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, ठीक है? मतलब ये एक प्रकार का सिस्टमैटिक वे होता है, ठीक है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट का सिस्टमैटिक वे जो होता है वो सीसीई में आते हैं, जिसमें बच्चे को बहुत सारे चीजों को कवर किए जाते हैं। जैसे जो चीज की पूर्ति नहीं हुआ है बच्चा को, उसको पूर्ति करने का काम किया जाता है इसी असेसमेंट सीसीई के जरिए, ठीक है? सीसीई करके हम पता कर पाते हैं कि कौन कौन सी चीज है जो कवर इसको कराए जाने चाहिए, मतलब बच्चे को पूर्ति कराया जाना चाहिए। तो ये सीसीई के जरिए पता लगते हैं। इट इज ए डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ असेसमेंट विच एम्फेसाइज ऑन टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब उद्देश्य होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं समझ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य। तो इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में मतलब जोड़ दिया जाता है, दो ऑब्जेक्टिव्स जोड़ दिए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीसीई में कितने ऑब्जेक्टिव्स को पर एम्फेसाइज किया जाता है? तो एम्फेसाइज दो ऑब्जेक्टिव्स पर एम्फेसाइज किया जाता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। और द ऑब्जेक्टिव आर कंटिन्यूटी इन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ बोर्ड बेस्ड लर्निंग एंड बिहेवियरल आउटकम्स ऑन द अदर्स, ठीक है? तो यानी कहने का मतलब ये ऑब्जेक्टिव जो होंगे आर कंटिन्यूटी इन इवैल्यूएशन, मतलब एक तो है कि इवैल्यूएशन पर कंटिन्यूटी रखना है, मतलब लगातार जारी रखना इवैल्यूएशन को, ठीक है? एंड असेसमेंट ऑफ बोर्ड बेस्ड लर्निंग, और बोर्ड बेस्ड लर्निंग को जारी रखना है, बिहेवियरल आउटकम को भी जारी करना। तो ऐसे असेसमेंट किए जाते हैं। द टर्म सीसीई इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डिफरेंट वर्ड्स, मतलब ये सीसी जो है ना तीन डिफरेंट वर्ड से बने हुए, जैसा कि ऊपर हम बताए हुए कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव और इवैल्यूएशन, ठीक है? डिफरेंट वर्ड उसमें है कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड बता ही चुके हैं। लेट्स लुक एट द डिफिनेशन टू बेटर अंडरस्टैंड दीज वर्ड। मतलब इसको समझने के लिए हम आइए डिफिनेशन, अच्छे डिफिनेशन से समझते हैं, ऐसा बोला गया है। ये चलते हैं अच्छे डिफिनेशन से इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है। मतलब हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि सीसीई में जो सी है उसका मेन पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, या क्या क्या चीजें उसमें समाहित है, ऐसे पूछे जाते हैं। तो इट रिफर, मतलब ये रिफर करता है रेगुलेटी इन असेसमेंट, मतलब असेसमेंट का रेगुलेटी होना चाहिए, ठीक है? कंटिन्यूअस का मतलब रेगुलेटी, सिंपल बात है, रेगुलेटी होनी चाहिए, ठीक है? तो हमको अगर नहीं आता अंग्रेजी तो वहां पे ऐसे भी ऑप्शन बनाए जाएंगे तो वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो होगा ये रेगुलेटरी असेसमेंट बताएगा। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब जो विकास है वो एक बार होने वाली नहीं है, वो धीरे धीरे कंटिन्यूअस वे में होता है, ठीक है? ये कंटिन्यूअस वे। दस इट शुड बी इवैल्यूएट कंटिन्यूअसली, इसीलिए हमको समय समय पर असेसमेंट करना जरूरी है। बस बात समझ में आया? यानी कि मतलब ये कंटिन्यूअस होना जरूरी है, ये चीज बोला गया है। इसीलिए कंटिन्यूअस का मतलब ये पूरी चीज आधारित। कंटिन्यूअस का मतलब क्या? तो कंटिन्यूअस का मतलब है कि रेगुलिटी, और रेगुलिटी रखने का मतलब है क्योंकि डेवलपमेंट एक बार नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं बच्चों में। तो बच्चों में जब धीरे धीरे होते हैं तो हमको असेसमेंट में भी कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए। ये कंटिन्यूअस का मतलब है। अब कंप्रीहेंसिव का क्या मतलब होता है? तो कंप्रीहेंसिव इट रिफर टू बोथ स्कॉलस्टिक एंड द नॉन स्कॉलस्टिक एरियाज ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ। मतलब इसमें देखा जाता है कि क्या बच्चे में स्कॉलिक मतलब जो स्कूल का ज्ञान है, जो बाहरी ज्ञान है, दोनों का ग्रोथ हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इन चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव समझा जाता है। मतलब इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। इसमें स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक दोनों ही आते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी स्कूल्स फंक्शंस इज टू डेवलप बोथ द कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड। मतलब इसमें संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक ज्ञान दोनों ही आने ही चाहिए। इस बातों को ध्यान रखना है, मतलब दोनों ज्ञान होना चाहिए। ये कॉम्प्रिहेंसिव हमें बताते हैं। आशा करते हैं कि इन दोनों का अर्थ आपने समझ लिया होगा। आइए हम एम्स ऑफ सीसीई को समझते हैं। मतलब सीसीई का मेन उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? तो इनका जो एम्स है टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल, मतलब मदद करना है कॉग्निटिव में, साइकोमोटर में और अफेक्टिव स्किल में, ये हेल्प करना है सीसी का काम। टू ले एम्फेसाइज ऑन थॉट प्रोसेस, मतलब जो थॉट प्रोसेस है उस पर थोड़ा जोर डालना है, इनका काम जोर डालना है। और डी एम्फेसाइज मेमोराइजेशन, और मेमोराइजेशन को डी एम्फेसाइज करना है। मतलब रट्टा को जो है डी एम्फेसाइज करना है, और सोच को जो है ना
इम्फेसाइज करना, मतलब सोच बढ़ाने में काम करना है और रट्टा मारने को कम करना है। ये इनका सीसी का काम है, इस बात को समझ गए होंगे। द टू यूज इवेल्युएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट एंड टीचिंग लर्निंग। उसके बाद स्ट्रैटेजी ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर डायग्नोसिस फॉलोड बाय रिमेडियल इंस्ट्रक्शन। इसमें बोला है कि इसमें इवेल्युएशन को इम्प्रूव करने के लिए बच्चे में जो अचीवमेंट होगा, वो जो टीचिंग लर्निंग का स्ट्रेटेजी होगा और जो बेसिस डायग्नोसिस जो भी रिमेडियल इंस्ट्रक्शन होंगे, ये सारे चीज इसी के अंतर्गत आते हैं। मतलब रिमेडियल इंस्ट्रक्शन हो गया, रिमेडियल इंस्ट्रक्शन के तहत जो है सारे चीज को फॉलो किए जाएंगे, ऐसा बोला गया। ठीक है, मतलब जितने भी आपको बताया अचीवमेंट हो गए, लर्निंग स्ट्रेटेजी हो गए, बेसिस ऑफ रेगुलर डायग्नोसिस हो गया, ये सब फॉलो के आधार पर किया जाएगा। तो रिमेडियल इंस्ट्रक्शन के आधार पर किए जाएंगे, रिमेडियल इंस्ट्रक्शन के आधार पर किए जाएंगे। और रिमेडियल इंस्ट्रक्शन क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको लिखा चुका हूं, आशा करते हैं उसको आप देख कर समझेंगे। ठीक है, टू डिटरमाइन सोशल यूटिलिटी, मतलब इसमें जो है ना डिटरमाइन करना है सोशल कितना सामाजिक का यूज हो रहा है, और डिसएबिलिटी इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम एंड टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन अबाउट द लर्निंग। मतलब ये सारे लर्निंग के हिसाब से जो है ना डिटरमाइन करना है प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड द लर्निंग इन्वायरमेंट, ये सारे एनवायरमेंट को देखना है। तो ये सारी चीजें हैं टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ए लर्न सेंटर एक्टिविटी, मतलब हमको एक लर्नर सेंटर एक्टिविटी बनाना है, मतलब सीखने वाला का सेंटर बनाना है, ना कि हमको सिखाने वाला का सेंटर बनाना है। ठीक है, ये चीज बोला गया। तो आशा करते हैं इस बात को समझ गए होंगे, एक दो बार देख करके इसको क्लियर कर सकते हैं आप। टीचिंग एड्स की बात करें, अब ये तो हो गया आपका टीचिंग एड का मतलब होता है शिक्षण सहायता, जिसको हम टीचिंग एड्स के रूप में जानते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो टीचिंग में एड मतलब सहायता कर सकता है, तो ऑडियो एड्स, जैसे ऑडियो एड्स का मतलब है एड्स विच अपील ओनली टू द ईयर्स एंड कॉल्ड ऑडियो एड्स, जो भी सुनने वाला होगा वो ऑडियो एड्स के रूप में जाना जाता है। एग्जांपल के लिए रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया और ग्रामोफोन हो गया। तो ये ग्रामोफोन आपको एग्जांपल में याद रखना है, पूछा जा सकता है कि विच इज द टीचिंग एड्स, तो टीचिंग एड्स के रूप में आपको यही ऑप्शन में आएंगे, और इसमें से विच ऑफ नॉट अगर आता है तो इनमें से कोई एक नहीं होगा जो आपको, तो एग्जांपल्स याद रखने हैं। ठीक है, विजुअल एड्स में देख लीजिए, तो विजुअल एड में होता है जो दिखा करके किए जाते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, मैप्स हो गया, मॉडल्स हो गया, पिक्चर हो गया, फिल्म हो गया, स्टिप्स एंड स्लाइड्स हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, या फ्लैंकल बोर्ड हो गया। तो ये सारी एग्जांपल्स आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, विजुअल एड्स में तो यह पूछ देगा कि ब्लैक बोर्ड इज द एग्जांपल ऑफ डैश, तो ऑडियो एड्स विजुअल एड, ऑडियो एड, विजुअल एड दोनों देंगे। तो इस तरह से आपको एग्जांपल्स याद रखने की जरूरत होगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम आगे को। ऑडियो विजुअल एड्स, द एड्स व्हिच अपील टू बोथ द आईज एंड द ईयर्स, मतलब जो दोनों, जिसमें दोनों अप्लाई होते हैं, आई और ईयर, तो हम उसको कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। एग्जांपल के लिए टेलीविजन हो गया, सिनेमा एंड फिल्म हो गए। तो टेलीविजन और सिनेमा और फिल्म जो है ना इसके अंतर्गत आता है। हालांकि फिल्म जो है ना विजुअल एड भी है, और साथ में आपको विजुअल एड के साथ साथ ये ऑडिबल एड है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो हम इतना ही पर आप एंड करेंगे अपनी बातों को, अगर अन्य सब्जेक्ट को देखेंगे।